हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल लिसन बुक वर्ल्ड। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक समरी जानने वाले हैं जिसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, जिसे लिखा है मार्क मैनसन ने। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे पूरा जरूर सुने। चलिए इसकी शुरुआत चैप्टर 1 से करते हैं। कोशिश मत कीजिए। जी हाँ, राइटर कहते हैं चार्ल्स एक शराबी था, एक बहुत बड़ा जुआरी और जिंदगी से हारा हुआ इंसान, एक ऐसा इंसान जिसकी सलाह शायद ही कभी कोई लेना चाहेगा। इसलिए तो हम अपनी शुरुआत ऐसे इंसान की कहानी से कर रहे हैं। चार्ल्स शुरू से ही एक राइटर बनना चाहता था, मगर उसके काम को सभी न्यूज़पेपर और मैगजीन ने घटिया दर्जे का बताकर उसका मजाक उड़ाया। इस बात से दुखी होकर चार्ल्स गहरे डिप्रेशन में चले गए और उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा शराबी बन बैठा। अपनी जिंदगी के करीब 30 साल शराब और जुए में बर्बाद करने के बाद चार्ल्स को एक दिन एक मौका मिला। एक छोटी पब्लिशिंग हाउस ने उसके काम में दिलचस्पी ली। चार्ल्स को बड़ी मुश्किल से एक मौका हाथ लगा था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। उसने झट से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और तब उसने अपनी पहली बुक लिखी। फिर इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक उसने 6 बुक लिख डाली। इसके साथ ही उसने कई सारी कविताएं भी लिखी और उसकी बुक की 2 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अमेरिकन ड्रीम में कहा जाता है कि हमेशा कोशिश करते रहो, कभी हार मत मानो। लेकिन चार्ल्स की कब्र के पत्थर पर लिखा था, कोशिश मत कीजिए। चार्ल्स के काम की खास बात ये नहीं थी कि हारने के बावजूद उसने कोशिश जारी रखी, बल्कि ये है कि उसने खुद को बुरे से बुरे हाल में स्वीकार किया। उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा जब कामयाबी उसके हाथ लगी। ना ही वो पहले से अच्छा और सुधरा हुआ इंसान बन गया और ना ही उसके सक्सेसफुल बनने में उसकी अच्छाई का कोई हाथ था। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ऐसे दौर से गुजरते ही हैं जहां हालात बद से बदतर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत आता है, इतना गुस्सा कि आप खुद पे काबू नहीं रख पाते और आप इसे काबू नहीं रख पाते ये सोचकर आपका गुस्सा और बढ़ जाता है। वाह, जरा सोचिए कितने मजे की बात है कि आपको इस बात पर गुस्सा आता है कि आपको गुस्सा बहुत आता है। आप इस गुस्से से बचने का कोई रास्ता निकालना चाहते हैं पर निकाल नहीं पा रहे। तब आप खुद से और अपने इस गुस्से की समस्या से नफरत करने लगते हैं। जब आप कभी अपने अकेलेपन को लेकर उदास होते हो तो आपके मन में उदासी से भरे ख्याल मंडराने लगते हैं। आप अपनी उदास जिंदगी और अकेलेपन के बारे में घंटों सोचते रहते हैं और सोच सोच कर और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं। तो माय फ्रेंड, इसी को कहते हैं जहन्नुम का फीडबैक लूप। जरा याद कीजिए कि आपके दादाजी के वक्त में क्या होता था। उस वक्त में जब कोई किसी को अपने से बेहतर देखता तो बेशक कुछ पल के लिए उदास होता, मगर फिर अपने काम में लग जाता था ये सोचकर कि यही जिंदगी है। लेकिन अब अगर 5 सेकंड्स के लिए भी दुखी होते हैं तो आपको सबकी जिंदगी अपने से बेहतर लगने लगती है। आप खुद पर इतना शर्मिंदा हो जाते हैं कि सब कुछ हार बैठे हो और फिर अपनी इस शर्मिंदगी से आपको खुद पे और भी शर्म आने लगती है। शर्मिंदगी के इस गोल चक्कर में आप फंस कर रह जाते हैं। इसलिए तो जरूरत है कि इन बातों को लेकर जरा भी परेशान ना हुआ जाए। अगर आप उदास हैं तो कोई शर्म की बात नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है। शर्मिंदगी के इस चक्कर यानी लूप से बाहर निकलिए और जो चीजें आपको परेशान कर रही है उनसे कहिए भाड़ में जाओ, आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा हो। यही सोचना सबसे बड़ी बुरी बात है। और अगर फिलोसोफर एलन वाट्स की माने तो अपने साथ हुए नेगेटिव अनुभवों को स्वीकार करना ही असल में खुद एक बड़ा पॉजिटिव अनुभव है। ये बात सुनने में अजीब लगती है मगर यही सच्चाई है। जितना ज्यादा आप खुशियों के पीछे भागेंगे उतना ही ज्यादा दुखी रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसी कोशिश भी ना करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी बात के लिए केयरलेस हो जाते हैं तो वही चीज आपको आसानी से मिल जाती है, बजाय कि जब आप उसके पीछे भाग रहे होते हैं। जैसे जब आप जिम में जाते हैं तब वर्कआउट करने में आपको काफी दर्द सहना पड़ता है, लेकिन इस दर्द का इनाम आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग मसल के रूप में। थोड़े से पेन के बदले में आपको एक खूबसूरत बॉडी मिलती है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। इसी तरह जब आप अपने किसी काम में नाकामयाब होते हैं तो यही हार आपके लिए किसी फ्यूल की तरह काम करती है और आप अपनी कोशिश में दोगुने जोश के साथ जुट जाते हैं। दर्द को रोकने की कोशिश करना ही आपको बाद में और भी ज्यादा दर्द का एहसास कराता है। यह दर्द या हार जो भी आपको मिले उसे रोकिए मत, बस उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। फिर देखिए आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। परवाह ना करने का मतलब ये नहीं कि आप बिना कुछ किए शांति से बैठे रहें या एकदम किसी पत्थर की तरह बन जाएं, क्योंकि सिर्फ मुर्दों को कुछ महसूस नहीं होता, जिंदा आदमी तो सब कुछ फील कर सकता है और हम आपसे ऐसा करने को नहीं कह रहे हैं।
हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि परवाह ना करने का मतलब है कैसे भी हालात आए बस आराम से बैठिए, फिर चाहे आपकी सोच औरों से अलग ही क्यों ना हो, आप अलग सोचिए, अलग बनिए, यही बेहतर है बजाय कि आप चिकना घरा बने। चिकना घरा तो समझते ही होंगे, जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। ऐसे लोग बुजदिल और मूर्ख होते हैं। आपको चिकना घरा नहीं बनना है, बस बेपरवाह बनना है, जिससे आप फालतू की टेंशन से बचे रहें। लेकिन कभी कभी आपको चीजों की परवाह भी करनी पड़ती है। तो तब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है जिसकी आपको सच में परवाह करनी चाहिए। हमारे राइटर की माँ के साथ एक ऐसी ही घटना घटी। दरअसल एक बार उनकी एक सहेली ने उन्हें काफी बड़ी रकम का चूना लगा दिया था। अब अगर राइटर बिल्कुल ही बेपरवाह होता तो उसकी माँ के साथ जो हुआ उसकी जरा भी परवाह नहीं करता। मगर राइटर ने अपनी माँ को भरोसा दिलाया कि वे वकील की मदद लेंगे और उस इंसान को सबक सिखाकर ही रहेंगे। चैप्टर 2, खुशियों के पीछे मत भागिए। राइटर कहते हैं 2500 साल पहले की बात है। नेपाल में एक राजा हुआ करता था जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसके लिए बड़े बड़े सपने देखा करता था। वो अपने बेटे को दुनिया की हर चीज देना चाहता था ताकि उसे कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। अपने बेटे को खुश रखने के लिए उसने बहुत बड़ा महल बनवाया जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता चले। वो उसे हर दर्द, हर तकलीफ से बचा कर रखना चाहता था। महल में राजकुमार के लिए हर सुख सुविधा मौजूद थी, मगर राजकुमार फिर भी खुश नहीं रहता था। वो इस ऐसो आराम से अब उबने लगा था। वो अब महल से बाहर की दुनिया देखना चाहता था। तो एक दिन मौका देखकर वो महल से बाहर निकल गया। अपने राज्य में घूमते हुए राजकुमार को पहली बार दर्द का एहसास हुआ जब उसने भूखमरी और बीमारी से तड़पते हुए गरीब इंसानों को देखा। उन्हें देखकर राजकुमार दुख में डूब गए। उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया जिसने उसे आज तक इस सच्चाई से अनजान रखा था। उसने फैसला किया कि वो राजपाट छोड़कर विकचुक का जीवन जिएंगे और उसके बाद राजकुमार चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए महल छोड़कर जंगल में चले गए। कुछ साल जंगल में गुजारने के बाद राजकुमार को एहसास हुआ कि उसकी इस कठिन तपस्या और भूखे प्यासे रहने से कोई फायदा नहीं है। जरूरी नहीं कि जो चीज तकलीफ दे हो वो आपके लिए अच्छी और फायदेमंद ही हो। उसने ये जाना कि जीवन अपने आप में एक तकलीफ है। अमीर आदमी अपने पैसे की वजह से तकलीफ सहता है और गरीब आदमी इसलिए परेशान रहता है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है। असल बात तो यह है कि खुशी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ हासिल करने का ये मतलब नहीं कि आप हमेशा के लिए खुश रहेंगे। हम तकलीफ इसलिए सहते हैं क्योंकि इससे हम इंस्पायर्ड होते हैं, इससे हमारे अंदर कुछ बदलाव आते हैं और जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है। हमारे जीवन की तकलीफें हमें लड़ने की ताकत देती है। हम हर हाल में खुद को बचाए रखने की जद्दोजहद करते हैं। दर्द ही हमें सिखाता है कि जब हम लापरवाह होते हैं तो चीजों पर ध्यान देना कितना जरूरी है। इसलिए तो खुशियाँ और सुख सुविधाएं हमेशा ही बेस्ट ऑप्शंस नहीं होती। कभी कभी दर्द भी जरूरी है। यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल पेन भी बड़े काम की चीज है जो हमें भविष्य के बेहतर फैसले लेना सिखाती है। राइटर आगे कहते हैं, खुशियाँ कभी भी बिना मुसीबतों से लड़े नहीं पाई जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो परेशानियों का दूसरा नाम ही खुशियाँ है, क्योंकि जब आप अपनी समस्या सुलझा लेते हैं तो खुशी खुद ब खुद आपके चेहरे पर झलकने लगती है। तो इस तरह अपनी तकलीफों को अवॉइड ना करना ही आपकी खुशियों की चाबी है। यहाँ पर खुशी का कीवर्ड असल में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आगे है, भावनाओं को हमेशा ही बढ़ा चढ़ाकर माना जाता है। हमारे इमोशंस आखिर होते क्या है? भावनाएं यानी इमोशंस दरअसल हमारा दिमाग ही तो है जो हमें बताता है कि कुछ गलत हो रहा है और उसे ठीक किया जाना चाहिए। सीधे साधे शब्दों में कहें तो हमारे नेगेटिव इमोशंस हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पॉजिटिव इमोशंस का मतलब है कि हमारा दिमाग हमें सही चीज करने के लिए इनाम दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं? इस सवाल में कोई खास बात नहीं है, बहुत ही आम सा सवाल है ये। इसके बजाय सवाल होना चाहिए कि आप अपने जीवन में किस तरह की तकलीफ से गुजरना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे सवाल नहीं करते, मगर आप अपने स्ट्रगल खुद चुनिए। ज्यादातर लोग सिर्फ बिना किसी तकलीफ के सिर्फ रिवार्ड चाहते हैं। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि बिना कुछ किए आपको सब कुछ मिल जाए। तो अपने लिए खुद ही तकलीफें चुन लीजिए, क्योंकि आखिर तो जिंदगी आपको फिर भी दर्द ही देगी और वो आपके लिए ज्यादा दर्दनाक होगा। चैप्टर 3, आप औरों से अलग नहीं है।
राइटर कहते हैं, एक आदमी जिसका नाम जिमी था हमेशा कोई ना कोई बिजनेस आइडिया सोचता रहता था। उसकी जिंदगी बढ़िया गुजर रही थी। वो अपने माँ बाप के पैसे पर जी रहा था। जितना वो अपने बिजनेस आइडियाज पर खर्च करता उतना ही पैसा बाद में उड़ा देता। उसका कोई आइडिया कभी सफल नहीं हुआ, मगर जिस तरीके से वो बातें करता था और खुद पर यकीन रखता था वो बहुत ही प्रभावशाली था। उसका ये अंदाज आपको उसका फैन बना देगा, फिर भले ही आप उसकी असलियत से वाकिफ भी क्यों ना हो। ये 1960 की बात थी जब इस ख्याल की शुरुआत हुई कि हम सब अलग और अपने आप में अनोखे हैं। अब उस दौर में सबको यही लगता था कि वो कुछ खास है, मगर कुछ सालों बाद लोगों को एहसास हुआ कि असल में ऐसा नहीं है। इस दुनिया में हर कोई बेहतरीन करने के लिए नहीं बना है। फेल होना हमारी ग्रोथ का एक जरूरी हिस्सा है जिसे हम सबको गुजरना पड़ता है। बिना किसी वजह से खुद को खासम खास समझ लेना बिल्कुल उसी तरह होगा जैसा कि एक और जिमी पैदा हो गया हो। सेल्फ स्टीम की भावनाओं के साथ एक परेशानी ये है कि ये आपकी सेल्फ स्टीम को इस पैमाने पे नापती है कि आप कितनी पॉजिटिव सोच रखते हैं, जबकि असल में इसे मापने का पैमाना आपके नेगेटिव साइड को महसूस करने की समझ होनी चाहिए कि आप अपने नेगेटिव साइड के बारे में कितना जानते हैं। अगर आपको लगता है कि बिना किसी तकलीफ को झेले आप 100% परफेक्ट हैं, तो आप कैसे अपने जीवन की परेशानियां दूर कर पाएंगे। आप अपनी सफलता के सपने ही देखते रहेंगे जो वास्तव में कहीं है ही नहीं। राइटर कहते हैं, जिंदगी बेहतर कैसे बनाई जाए इसके लिए बजाय कुछ करने के आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कई बार हमारे जीवन में कुछ परेशानियां ऐसी होती है जिनका कोई हल नहीं सोचता, तब हम खुद को अलग महसूस करने लगते हैं, या तो बुरे या फिर अच्छे ढंग में। हमें लगता है या तो हम बेस्ट हैं या बहुत बुरे। बहुत से लोग ऐसे मौकों पर अच्छाई और बुराई के इन दो एहसासों के बीच झूलते रहते हैं। हालांकि सच ये है कि ऐसी कोई भी परेशानी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है या सिर्फ आपके साथ ही घट रही है। ऐसे कई और लोग होंगे दुनिया में जो बिल्कुल आप ही के जैसे हालात से जूझ रहे होंगे। ऐसा सोचने से बेशक आपकी तकलीफ कम नहीं हो जाएगी, मगर आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आप औरों से अलग नहीं हैं। आजकल ये बहुत आम हो गया है कि अक्सर स्पीकर्स को बैन कर दिया जाता है या स्कूल के करिकुलम से कोई किताब हटा दी जाती है क्योंकि उनसे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंच रही होती है। ऐसा करना एक तरह से खुदगर्जी है। ये एक सेल्फ इंटाइटलमेंट की समस्या है। हम में से हर कोई अनोखा या हटकर करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये वाक्य जो आजकल बहुत से इन्फ्लुएंसर कहते सुनाई देते हैं कि हम सब में कुछ खास है। जरा सोचिए कि अगर हम सब अनोखे हैं तो हम सब तो एक जैसे ही हो गए, है ना? तो अब इसमें अनोखापन कहाँ बचा? हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें तो बेहतर होगा। हम सब आम हैं और ये कोई शर्म की बात नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम कामयाब नहीं हो सकेंगे क्योंकि हम एवरेज हैं। सच बात तो ये है कि लोग महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें खुद में कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत महसूस होती है। वे महान इसलिए बन पाए क्योंकि उन्हें लगा कि वे अभी महान नहीं है। उनकी यही सोच उन्हें महान बना सके। जरा इसके बारे में सोच कर देखिए। चैप्टर 4, दुख की कीमत। राइटर कहते हैं, 1944 के दौर में जापान को लड़ाई में काफी नुकसान हुआ था। इस नुकसान के 2 महीने बाद की बात है। ओनाडा, जो कि जापान की लड़ाई में एक लीडर था, एक आइलैंड में ही रुक गया जहां पर अमेरिकन ने कब्जा किया हुआ था। वो अमेरिकन से लड़ता रहा बावजूद इसके कि जापान ने तब तक सरेंडर कर दिया था। उसे ये बात मालूम नहीं थी और वो आइलैंड में खुद के फॉर्म्स को शूट करता रहा। जापानी सरकार ने उसे ढूंढने में पूरे 30 साल लगा दिए थे, मगर कभी कामयाब नहीं हो पाए थे। उसको कभी कोई पकड़ नहीं पाया था। फिर एक दिन सुजुकी नाम के एक हिप्पी आदमी ने उसे पकड़ लाने का फैसला किया और सिर्फ 4 दिन बाद ही वो इसमें कामयाब भी रहा। जब बाद में लोगों ने ओनोडा से पूछा कि वो 30 साल तक क्यों एक आइलैंड में रहा, इस पर ओनोडा ने कहा कि उसे कभी भी ना हार मानने का ऑर्डर दिया गया था, इसलिए उसने कभी भी हार नहीं मानी। सोचना भी अजीब लगता है कि कैसे कोई इंसान अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कई यूजलेस और बेवकूफी चीजों पर लगा देते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट ओनोडा ने अपनी जिंदगी के 30 साल कीड़े खाकर, गंदगी में सोकर एक ऐसी लड़ाई में लगा दिए जो हो ही नहीं रही थी। खुद को समझना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई प्याज होता है।
इसकी बहुत सी परतें होती है और जैसे जैसे ये परत उतरती है आपके आंसू बहते हैं। इसकी पहली परत है खुद की भावनाओं को जानना और समझना। दूसरी परत होगी ये समझना कि इन भावनाओं की वजह क्या है। एक बार जब हम इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं तो इन पर काबू पाना आसान हो जाता है और एक बार जब हमें अपनी भावनाओं की पहचान हो जाती है तो इन्हें मन मुताबिक चुना जा सकता है। हम अपने मकसद इन्हीं भावनाओं के आधार पर चुन सकते हैं, लेकिन अगर हम गलत मकसद चुन लेते हैं तो इन सभी फीलिंग्स और इमोशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो इसलिए क्योंकि हम किसी चीज की तभी कदर करते हैं जब उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। कुछ ऐसे आम वैल्यूज होते हैं जो हर किसी के एक परेशानी का सबब है, मगर इनका कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं होता और ये वैल्यूज हैं खुशी। देखा जाए तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, मगर हम हर चीज सिर्फ खुशी की खातिर तो नहीं करते और जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। हालांकि लोग कोशिश जरूर करते हैं। आपको दुख मिलेंगे ही मिलेंगे और अगर आपने इन दुख से खुद को दूर रखने की फिजूल कोशिश की तो यकीन मानिए आप और ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि दुख तो आते रहेंगे। बस आपको उनसे कुछ सीखने का तरीका ढूंढना है। मटेरियल सक्सेस, सफलता को कभी भी धन दौलत से मत आंकिए कि आपके पास कितना पैसा है या आपकी बीवी कितनी खूबसूरत है वगैरह वगैरह। बजाय इसके आप इस बात पर गौर कीजिए कि आप कितने ईमानदार हैं, कितने मेहनती हैं, औरों के लिए आपके दिल में कितना प्यार है। यही सब बातें मायने रखती है, ना कि आपका जोड़ा हुआ रुपया, पैसा या गाड़ी बंगला। जो लोग अपने पैसे का रौब दिखाते हैं वे न सिर्फ छिछोड़े होते हैं बल्कि एक तरफ से बेवकूफ भी लगते हैं। आगे है हमेशा सही होना। ये बात याद रखिए कि हम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं जो हर काम बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। हमारा दिमाग परफेक्ट बना ही नहीं है, हम कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं, लेकिन जरूरी बात ये है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उससे सीख लें, ना कि उसे फिर से दोहराएं। कोई भी इंसान हमेशा से सही नहीं होता। आप कितनी बार सही थे इसकी गिनती याद करना फिजूल है, इससे आपको कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है पॉजिटिव रहना। ये सच है कि पॉजिटिव सोच रखने के अपने फायदे हैं, मगर हर बार जिंदगी में सब पॉजिटिव और अच्छा ही होगा ये सोचकर चलना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। असल जिंदगी में हमें बहुत से उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं और आपको ये सच स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसे नहीं मानते तो फीडबैक लूप के चंगुल में फंसकर रह जाएंगे। अगर आप अपने मन में उठने वाले नेगेटिव इमोशंस को रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे तो और भी ज्यादा नेगेटिव भावनाओं से घिर जाएंगे। जब आपके मन में कुछ नेगेटिव आता है तो उसे रोकिए मत, बस सोचिए कि अगर ऐसा हो भी गया तो आप उसका सामना कैसे करेंगे। चैप्टर 5, चुनाव हमेशा आप खुद ही करते हैं। राइटर कहते हैं अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स अपनी जिंदगी से काफी परेशान थे। क्या क्या परेशानियां नहीं थी उनकी जिंदगी में। आंखों की बीमारी, कम सुनने की बीमारी और बाकी और भी कई जानलेवा बीमारियों से वो जूझ रहे थे। इन बीमारियों की वजह से उनका ज्यादातर जीवन घर में बंद होकर ही गुजरा था। उन्हें पेंटिंग का बड़ा शौक था तो वो सारा दिन पेंटिंग बनाया करते थे। हालांकि किसी को नहीं लगता था कि वे अच्छी पेंटिंग भी बना लेते हैं। उनके पिता ने उन्हें मेडिकल स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर वे सब कुछ छोड़कर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपेडिशन करने चले गए। हैरानी की बात तो ये थी कि उनकी सेहत ने भी उनका साथ दिया, लेकिन फिर उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया जिससे वे मरते मरते बचे। उन्हें अपना एक्सपीडिशन बीच में ही छोड़ना पड़ा। उनके सभी साथी आगे बढ़ गए थे और वे अकेले ही साउथ अफ्रीका में रह गए। किसी तरह वहां से निकलकर वे न्यू इंग्लैंड पहुंचे, जहां उनके पिता जो पहले से ही उनसे निराश थे उनका इंतजार कर रहे थे। अपने जीवन की तमाम तकलीफों को झेलने के बाद एक रात जेम्स ने फैसला किया कि अब से वे अपने जिंदगी की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे और अपने जीवन को बदलने की हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने ये तक सोच लिया था कि अब अगर उन्होंने हार मानी तो पक्का वे सुसाइड कर लेंगे। खैर, हम बड़ी बात को छोटा करके बताना चाहते हैं कि विलियम्स जेम्स ही वो इंसान थे जो अमेरिकन साइकोलॉजी के जन्मदाता बने। ये कहानी सीख देती है कि अपने कामों की जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी है, ना कि दूसरों के भरोसे रहकर बैठना है। आप मान लीजिए कि आपका लाइफ पार्टनर जिसे आप बहुत प्यार करते हैं आपसे एक हफ्ते में 30 किलो वजन कम करने के लिए बोलती है।
वरना वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। अब ऐसा शर्त सुनकर आपका दिमाग तो ठनक ही जाएगा। अब सोचिए कि आप जिम जाना शुरू कर देते हैं, हेल्दी खाना शुरू कर देते हैं और 30 किलो वजन कम भी कर लेते हैं। कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा ना? मगर अब आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्यों बदल गई? क्योंकि आपको ऐसा करने के लिए बोला गया था, ये आपने खुद नहीं चुना था। मगर जब आप चीजें खुद अपनी मर्जी से चुनते हैं तो पूरी जान लगा देते हैं, फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, और उन मुश्किलों से गुजरकर आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए अपनी परेशानियां भी खुद ही चुनिए, क्योंकि जिंदगी में कोई भी समस्या कब और कैसे आ जाए कोई नहीं जानता। आगे है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे आमतौर पर OCD भी कहा जाता है। ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल और जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इस बीमारी का कोई ठोस इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है, हालांकि इसे कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है। तो जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं वे कैसे इस बीमारी को मैनेज करते होंगे? इसका जवाब है अपने विचारों को बदल के। जो लोग जर्म्स के डर से सारा दिन हाथ धोते रहते हैं, उन्हें सिखाना होगा कि हम चाहे जो कर लें, जर्म्स हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, इन्हें पूरी तरह से नहीं हटाया जा सकता। कुछ और लोग जो इस डर से कि उनका परिवार मर जाएगा अगर वो एक ही जगह पर बार बार टैप नहीं करेंगे, उन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि मौत एक दिन सबको आनी है। जो जन्म लेता है वो एक दिन मरता ही है और वे इसे किसी भी सूरत में नहीं रोक सकते। बजाय एक ही विचार में उलझने के जिंदगी में और भी बहुत कुछ मीनिंगफुल किया जा सकता है। ऐसे विचार आते हैं तो आने दें, उन्हें रोकिए नहीं, मगर अपने विचारों की दिशा बदलने की कोशिश जरूर कीजिए। ऐसे लोग जिंदगी से उम्मीद खोने के बजाय इन विचारों के साथ जीना सीख ले तो अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 6, आप जो भी सोचते हैं गलत है। यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। और मैं भी। राइटर कहते हैं अधूरी यादें अपने आप में एक मुसीबत है। आप किसी चीज पर पूरी यकीन रखते हैं पर वो बात झूठ निकलती है, क्योंकि वो एक झूठी याद होती है जो आप अपनी यादों में समाये रहते हैं। राइटर कहते हैं मेरेडिथ मारन, जो एक राइटर और जर्नलिस्ट थी, एक बार उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो बच्ची थी तो उनके पिता ने उनका बलात्कार किया था। उन्हें अचानक एक दिन ये बात याद आई, मगर इस बात से उनकी फैमिली लाइफ बर्बाद हो गई और सालों बाद सच सामने आया कि ये महज उनके मन की एक कल्पना थी। बात बहुत पुरानी नहीं है जब साइंटिस्ट माना करते थे कि आग दरअसल फिलोगिस्टन नामक चीज से बनती है और औरतों को लगता था कि कुत्ते का टॉयलेट चेहरे पर मलने से वो सदा जवान बनी रहेंगी। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो सारी जिंदगी उसके साथ बिताने के सपने देखते हैं। फिर जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपका प्यार नाम की चीज से यकीन ही उठ जाता है, लेकिन आप इसके बावजूद फिर से प्यार में पड़ते हैं, फिर से किसी के साथ जिंदगी बिताने की सोचते हैं। असल में हम सब चीजों को लेकर कभी ना कभी गलत होते ही हैं और इसे स्वीकारने में कैसी शर्म। ये तो सबके साथ होता है। हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, और देखा जाए तो इससे एक तरह की सीख ही मिलती है हमें। आगे है पुख्ता यकीन हमेशा ही विकास यानी ग्रोथ का दुश्मन ही रहा है। कुछ नया सीखने के लिए हमें अपनी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर हम मान लेंगे कि हम परफेक्ट हैं तो कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। हम अपने ही दायरे में सिमट कर रह जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए साइंस में कुछ भी पुख्ता नहीं है, यानी साइंस किसी भी चीज के लिए ठोस यकीन नहीं रखता। हर बात की संभावना जरूर होती है और अगर कोई चीज यकीन से कही जाए तो उस पर भी कोई ना कोई डिबेट की गुंजाइश होती ही है। जब आप पहली बार किसी चीज का एक्सपीरियंस करते हैं तो कभी भी यकीन के साथ ये नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। हो सकता है कि जिसे आप अपनी जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव समझते रहे हो, असल में वो आपके लिए सबसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस साबित हो। बेशक आपको उस वक्त बहुत बुरा लगा होगा, मगर आपकी भावनाएं वक्त के साथ बदलती हैं और आप कभी भी उन पर पूरी तरह यकीन नहीं कर सकते। याद रखिए, किसी भी चीज में परफेक्शन या पूरा यकीन होने से जिंदगी का मजा ही चला जाता है। अब ये तो जरूरी नहीं कि जो आप अपने हिसाब से सही कर रहे हो वो सच में सही ही हो। यकीन अपने आप में एक बड़ी खतरनाक चीज है। सोचिए जरा कि आपके किसी साथी की प्रमोशन हो जाती है, जबकि आपको यकीन था कि प्रमोशन आपको मिलेगी। ऐसे सूरत में आपके पुख्ता यकीन ने आपको धोखे में रखा और आपको बुरा भी लगा, और यही यकीन आपकी इनसिक्योरिटी की वजह भी बनी। चैप्टर 7, फेल होने का मतलब एक कदम आगे बढ़ना है। हमारी इस बुक के राइटर खुद को बड़ा किस्मत वाला समझते हैं। जानते हैं क्यों?
जब वे ग्रेजुएट हुए थे तो उस वक्त ग्रेट रिसेशन चल रहा था। उनके रूममेट 3 महीने का रेंट उनके सर पर डालकर गायब हो गए। अब राइटर को इन चीजों से निपटने में मुश्किल तो आई, मगर उन्होंने कोशिश की। उनके सर ज्यादा कर्ज ना चढ़े। वे खुद को खुशकिस्मत समझते हैं क्योंकि उन्होंने फेल्योर होने के बावजूद इस दुनिया के तौर तरीके सीख लिए थे। उन्हें हर चीज का एक्सपीरियंस हो चुका था क्योंकि वे पहले से ही रॉक बॉटम में थे। अब उससे बुरा और क्या हो सकता था। उसके बाद जो भी होता उनके साथ बेहतर ही होता। महान पेंटर पिकासो का एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक बार बूढ़े पिकासो एक कैफे में बैठकर अपनी कॉफी पी रहे थे। कॉफी पीते हुए वे नैपकिन पर कुछ चित्रकारी भी करते जा रहे थे। चित्र बना लेने के बाद वे उसे फेंकने ही जा रहे थे कि वहां बैठी एक औरत ने उनसे उस नैपकिन को खरीदने की गुंजाइश की। पिकासो मान गए और बदले में $20,000 मांगे। वो औरत उस छोटे से नैपकिन की इतनी बड़ी रकम सुनकर हैरान रह गई। उसने इतने पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि इसे बनाने में उन्हें सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। इस पर पिकासो ने जवाब दिया कि उन्हें चित्रकारी सीखने में 60 साल लग गए थे, ना कि 2 मिनट। कहने का मतलब है कि इस लायक बनने के लिए वे ना जाने कितनी बार फेल हुए होंगे, हारे होंगे। उन्होंने कोशिश जारी रखी होगी इतना महान बनने के लिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। बच्चे कभी भी चलने की कोशिश करना नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो 1000 बार ही क्यों ना गिरे। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी इस बात का इल्म नहीं है कि फेल होना क्या होता है। हम में से बहुत लोग फेल होने से बहुत डरते हैं, मगर सच तो ये है कि बिना फेल हुए या बिना ठोकर खाए आप सफल हो ही नहीं सकते। राइटर आगे कहते हैं, अपने गोल ऐसे चुने कि आप उन्हें कंट्रोल कर सके, ना कि वो आपको। क्योंकि अपने गोल पर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो वो आपको कंट्रोल करने लगेगा। जिंदगी दर्द का दूसरा नाम है। ये आपको सिखाता है कि आप कैसे और बेहतर बने, फिर चाहे ये कितना ही डरावना क्यों ना हो। दर्द को अपने जीवन में आने दें, ये आपको और भी मजबूत बनाएगा। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए पूरी तरह से मोटिवेट नहीं है तो सोचिए कि आप जीतने नहीं हारने वाले हैं। खुद को हारा हुआ पहले से ही महसूस कर लीजिए। आगे है मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन बस एक कल्पना मात्र है, एक ऐसा लूप जिसका कोई छोर नहीं है। तो सच में मोटिवेट होने के लिए आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सच में कुछ हासिल करने के लिए पूरी तरह से मोटिवेट हो पाएंगे। इसी को राइटर ने डू समथिंग प्रिंसिपल कहा है। चैप्टर 8 ना कहना सीखें। राइटर कहते हैं, रोमियो और जूलियट की लव स्टोरी सबको पसंद है, लेकिन अगर हम कहें कि ये कोई खास कहानी नहीं है तो क्या आप जानते हैं कि रोमियो और जूलियट के घर वाले एक दूसरे से नफरत करते थे। बावजूद इसके दोनों को प्यार हो गया था। दोनों ने शादी करने का फैसला किया और जब ये बात उनके घर वालों को पता चली तो उन्होंने ये शादी तोड़ने की पूरी कोशिश की। तो जूलियट ने एक तरह का जहर पी लिया जिससे वो पूरे 2 दिन सोती रही। ये बात रोमियो नहीं जानता था। उसे लगा जूलियट ने सुसाइड कर लिया तो उसने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। 2 दिन बाद जब जूलियट नींद से जागी तो उसे रोमियो की मौत के बारे में पता चला और फिर उसने भी सुसाइड कर लिया। कितनी वाहियात कहानी है ना। इसमें आइडियल जैसा कुछ भी नहीं है। 2 लोग बेवजह ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि शेक्सपियर ने ये कहानी सिर्फ ये बताने के लिए लिखी है कि प्यार करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। सच बात तो ये है, जब 2 लोग जिंदगी की परेशानियों से बचने के लिए प्यार का सहारा लेते हैं तो ऐसे रिश्ते में कोई दम नहीं होता। ऐसे लोग प्यार के नाम पर सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल करके अपनी मुसीबतों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं। वही जिनका प्यार सच्चा होता है वे अपनी परेशानियों से वाकिफ होते हैं और अपने साथी के साथ मिलकर उन परेशानियों का हल ढूंढते हैं। वे मुसीबतों से भागते नहीं बल्कि उनका मुकाबला करते हैं। हर रिश्ता एक दायरे में ही निभाया जा सकता है। अपनी परेशानियों को स्वीकार करना सीखें क्योंकि वे आपकी जिम्मेदारी है और उनका हल आप ही निकाल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनकार करना भी बहुत फायदेमंद होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में हाँ बोलें, कभी कभी ना बोलना ही सही रहता है। अब जो लोग आपको पसंद नहीं है तो नहीं है, ये आपकी मर्जी है कि आप किसे अपना दोस्त चुनते हैं। आपको रिजेक्ट करना सीखना ही होगा। जो लोग हर बात में हाँ बोलते हैं वे असल में कोई भी सही राय नहीं बना पाते
किसी एक ही रिश्ते को या एक ही करियर में अपना सब कुछ दे देना वाकई में खास होता है, और ये तभी होता है जब आप दूसरों को रिजेक्ट करते हैं। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, किसी चीज की कीमत तभी महसूस होती है जब आप परवाह नहीं करते। अगर आपको अपने साथी की कोई बात पसंद नहीं आती तो मुंह पर कहें और उससे भी इसी ईमानदारी की उम्मीद करें। एक दूसरे की कमियां बताकर ही हम कमियों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, ना कि छुपा के। रिश्ते में खटपट होना भी लाजमी है, इससे भरोसा मजबूत होता है। ये जरूरी भी है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने से कतराता है तो वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ झूठ पर टिका हुआ है, उसमें कोई दम नहीं है, और ऐसे रिश्ते में आप कभी भी आंख मूंद कर यकीन नहीं कर सकते। चैप्टर 9, और एक दिन आप मर जाएंगे। राइटर के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था जोश। एक रात जब दोनों एक पार्टी में गए हुए थे तो जोश ने अचानक एक ऊंची जगह से छलांग लगाने की सोची। वो जगह इतनी ऊंचाई पर थी कि कोई भी वहां से कूदने की नहीं सोच सकता था, लेकिन हाँ, शराब के नशे में कोई उस जगह से कूदने का ख्याल दिल में ला सकता था। तो शराब के नशे में जोश भी यूं ही मजाक में वहां से नीचे कूद गया। जहां से वो कूदा था उसके नीचे एक बड़ी सी झील थी। वो सीधा उस झील में गिरा और पानी में डूबकर मर गया। इस घटना का असर राइटर के दिमाग पे इतना गहरा पड़ा कि पूरे 12 सालों तक वो इसके गम में डूबा रहा और गहरे डिप्रेशन में चला गया। एक दिन उसने सपने में देखा कि जोश उसे कह रहा था, तुम्हें मेरे मरने की इतना चिंता क्यों है, जबकि खुद तुम हर दिन मर कर जी रहे हो। राइटर को तब यह एहसास हुआ कि जोश के साथ जो हुआ उसे राइटर बदल नहीं सकता था, वो उसके हाथ में नहीं था। फिर भी वो खुद को उसके लिए जिम्मेदार समझकर खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, क्योंकि मौत पर किसी का बस नहीं है। वो तो एक दिन सबको आनी है, मगर उसके डर से हम अपने आज को जीना नहीं छोड़ सकते। अपने फ्रेंड की मौत ने राइटर को असल में एक ज्यादा जिम्मेदार और बेहतर इंसान बना दिया। जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत, मौत ने उसे जीना सिखा दिया। बेशक उसकी जिंदगी में अभी भी कई इनसिक्योरिटीज थी, मगर फर्क ये था कि वो अब उनकी परवाह नहीं करते थे। उन्हें पता चल चुका था कि जिंदगी 2 पल की मेहमान है, इसलिए क्यों ना हर पल खुश रहकर जिया जाए। हम सब मौत से डरते हैं, मगर भूल जाते हैं कि मौत को टाला नहीं जा सकता। अगर मौत ना हो तो जिंदगी की अहमियत क्या है। मौत का डर दिल से निकाल कर हर पहलू को भरपूर जीना ही तो जिंदा दिली है। मगर सबसे अहम बात है कि मरने से पहले हम कैसे जिए, कि दुनिया हमें मरने के बाद भी याद रखे। एक थ्योरी है जिसे बटरफ्लाई थ्योरी कहते हैं, जिसके अनुसार किसी तितली के अफ्रीका में अपने पंख फरफराने से फ्लोरिडा में हैरिकेन आ सकता है। आपके एक एक्शन से इस दुनिया में बड़ा बदलाव आ सकता है, मगर वो एक्शन क्या होगा ये आपको तय करना है। ज्यादातर लोग इस सवाल को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि या तो इसका जवाब ढूंढना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है, या फिर उन्हें मालूम ही नहीं कि उन्हें अपने जीवन में करना क्या है। हालांकि इस सवाल को इग्नोर करने का सीधा अर्थ है कि हम अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे, बस जैसे हालात है उसी हिसाब से जिए जा रहे हैं। यकीन कीजिए कि आप ग्रेट हैं। बेशक आपके पास बहुत बड़ी धन दौलत नहीं है या आप सक्सेसफुल नहीं है, फिर भी ऐसा मानने से आप खुद को ग्रेट बनाने की कोशिश करेंगे, और जो भी काम करेंगे उसे बेशक बहुत परफेक्शन के साथ ही करेंगे। आप अपने लिए जो चुनेंगे वैसे ही बनते जाएंगे, और एक दिन आप मर जाएंगे बाकी लोगों की तरह। इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। बस याद रखिए कि मौत उसी को आती है जो जिया हो। खुद को खुशकिस्मत समझिए कि आपको जीने का मौका मिला था। चलिए कंक्लूजन पर चलते हैं। यह बुक हमारी ट्रेडिशनल और रूटीन सोच को झकझोर कर रख देती है। मार्क के अनुसार हमारा कल्चर ऐसे ही पॉजिटिव उम्मीदों पर बहुत फोकस करता है जो सच्चाई से बहुत दूर है, जैसे कि हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, परफेक्ट बनो, तेज, होशियार, अमीर, ज्यादा काम करने वाला बनो। सब एक ही घिसी पिटी बातें बोलते रहते हैं। जरा सोचिए, क्या जिंदगी में कोई हमेशा खुश रह सकता है? हमें तो नहीं लगता। अगर ऐसा है तो वो असल में इंसान है ही नहीं, वो एक चलता फिरता रोबोट है जिसे कमांड दिया गया है कि हमेशा खुश रहना है, चाहे वो अंदर से खुश हो या ना हो, उसे खुशी का दिखावा करते रहना है। भला बिना सोचे समझे लोग ऐसी सलाह देते क्यों हैं? जिंदगी में हर एक चीज को महसूस करना बहुत जरूरी है, इसे थोड़ा गहराई से सोचिए। आप खुशी, गम, सक्सेस, फेल्योर, अप्स, डाउन, प्यार, धोखा, मिलना, बिछड़ना सब फील करें,
तभी आप में परफेक्शन आ पाएगी, तभी जिंदगी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैं इस समरी को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको ये समरी कैसी लगी जरूर बताएं। मिलती हूँ अगली समरी में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम अहेड।